सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। अब प्रश्नोत्तर काल होगा। पहले भी हम लोगों ने सदन में ये मामला उठाया था। बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय जी के आ चुका है। अध्यक्ष महोदय, पूरी बात को सुन लिया जाए। प्रश्नोत्तर काल होने दीजिए। कार्य स्थगन भी आपका आया है। आप एक बार बात हमारी सुन लीजिए। बताइए कि रामसूरत राय जी ने ये कहा कि उनका भाई से 10 साल से कोई रिश्ता नहीं है। अब महोदय, अब उचित समय पर अब सूचित प्रश्न लिए जाएंगे। तस्वीरें हैं जहां 2017 में इन्होंने मंत्री जी ने उद्घाटन किया उसी विद्यालय का। ये इनके भाई के साथ है महोदय। इसलिए मंत्री ने जो है झूठ बोलने का काम किया है। स्थगन प्रस्ताव आया है महोदय, उसको स्वीकार करके इस पे बहस कराया जाए महोदय। स्थगन प्रस्ताव जो समय पर है उस समय चर्चा करेंगे। श्री ललित कुमार यादव, इसमें हम लोग चाहते हैं यदि मंत्री अगर झूठ बोल रहे हैं सरकार में रह करके, चलिए तो इसमें उचित समय पर आप तो नेता प्रतिपक्ष हैं और आप और नेता सदन दोनों की बड़ी जिम्मेवारी होती है और आपसे नए सदस्य नियम सीखते हैं, तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि अभी बैठ जाएं। आप बैठ जाएं, उस समय आने दें थोड़ा। अच्छा, वो समय आने दें। 1 घंटा प्रश्न काल है और बड़ा महत्वपूर्ण है, ये आप भी समझते हैं। श्री ललित कुमार यादव, ठीक। महोदय, प्रश्न उत्तर मुद्रित है महोदय। पूरक पूछिएगा महोदय। मात्र माननीय मंत्री जी का जवाब सकारात्मक है। हम 2-3 माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं। एक तो दरभंगा में मनीगाछी रेफरल अस्पताल है, बहुत सुदूर और 4 लेन से सटा हुआ है। तो एक वहां हम रक्तदान केंद्र की स्थापना की मांग करते हैं, माननीय मंत्री जी करना चाहते हैं या नहीं महोदय। दूसरा, हम राज्य रक्तदान परिषद उपकरण हेतु जो राशि दिया महोदय, माननीय मंत्री जी के जवाब में है, वो कब दिया गया, कृपया तिथि बता दिया जाए। तीसरा महोदय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिला रक्त केंद्र को राशि कब आवंटित किया, इसका तिथि बस। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। गाछी के संदर्भ में प्रश्न नहीं पूछा गया था, लेकिन माननीय सदस्य ने विषय लाया है, मैं उसको दिखवा लूंगा। और दूसरा, जो राशि की उपलब्धता के विषय में माननीय सदस्य जानना चाहे हैं, इस वित्तीय वर्ष में ये राशि उपलब्ध कराई गई है। दो राशि, हमने 2 राशि, एक तो रक्तदान परिषद जो आपने बताया है कि रक्तदान परिषद, एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से उपकरण और एक ब्लड बैंक। मैंने कहा महोदय, दोनों की राशि इसी वित्तीय वर्ष में 20-21 में उपलब्ध कराएंगे। ठीक। श्री अजीत शर्मा। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। नहीं, बता दें, जवाब नहीं आ पाया है। वस्तु स्थिति यह है कि राज्य सरकार के द्वारा सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा वितरण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित है। आम जनमानस को गुणवत्तापूर्ण औषधियों की उपलब्धता उचित एवं न्यूनतम कीमत पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकारी अस्पतालों के परिसरों में राज्य सरकार के पहल से कुल 52 जेनेरिक दवा दुकान संचालित है। साथ ही केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत उचित एवं कम कीमत पर दवा उपलब्ध कराने के लिए राज्य में 220 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। जन औषधि केंद्रों हेतु कुल 1165 औषधियां एवं उपकरण निर्धारित हैं। राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों, जिला अस्पतालों, विशिष्ट अस्पतालों एवं पीएचसी स्तर तक में जन औषधि केंद्र का स्थापना हेतु निर्देश सभी सिविल सर्जन एवं अधीक्षक सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों को दिया गया है। इस योजना के विस्तार हेतु योजना तैयार किए जा रहे हैं, जिससे आम जनों को व्यापक लाभ मिलेगा। मेरा सवाल है कि सब जगह प्रखंड मुख्यालय या मुख्यालय में और गांव में जेनरिक की दवा खोलने की बात है। इन्होंने कहा कि प्रस्ताव में कुछ है, कुछ जगह चल रहा है, लेकिन आपको बता दें जहां भी एक चल रहा है वहां पे जेनरिक दवा का ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, गरीबों को मिल नहीं पा रहा है। क्या सरकार गांव प्रखंड मुख्यालय में और गांव में ये जेनरिक दवा दुकान खोलने का प्रस्ताव रखती है या नहीं? महोदय, मैंने अपने जवाब में कहा है कि पीएचसी स्तर तक जन औषधि केंद्र खोलना है, मतलब प्रखंड मुख्यालय तक खोलना है, गांव की योजना नहीं। तो गांव में लोग कैसे, जो गरीब लोग हैं जो नहीं आ सकते प्रखंड में कब तक खोलेंगे ये बता दीजिए। महोदय, ये जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के तहत जो
दवा केंद्र खुलने हैं वो भारत सरकार की एक संस्था के द्वारा संचालित होता है और उसी के आलोक में मैंने कहा कि उपकरण और दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। जो खोलना है वो जमीन की उपलब्धता और जो लोग आवेदन देते हैं उस पर निर्भर करता है। हमने इस अगले वित्तीय वर्ष में इसको पूर्ण रूप से प्रखंडों तक पहुंचाने की योजना बनाई। ठीक ठीक। श्री ललित कुमार यादव। पूछता हूं महोदय। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। वस्तु स्थिति यह है कि इंडियन एक्सप्रेस में दिनांक 11/2/2021 को कोविड-19 के डाटा संधारण में की गई अनियमितता से संबंधित समाचार के उपरांत विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए विभाग के 9 वरीय चिकित्सा पदाधिकारी एवं जिलाधिकारियों के स्तर से पटना, शेखपुरा एवं जमुई सहित राज्य के विभिन्न जिलों में कोविड-19 के डाटा की जांच कराई गई। जांच के क्रम में मात्र जमुई जिला के बरहट एवं सिकंदरा प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कोविड-19 की डाटा संधारण में अनियमितता किए जाने की सूचना जिलाधिकारी जमुई के द्वारा दिनांक 12/2/2021 को दी गई। जिला पदाधिकारी जमुई के प्रतिवेदन पर विभाग द्वारा दिनांक 12/2/21 को निम्नलिखित चिकित्सा पदाधिकारियों को निलंबित किया गया एवं दिनांक 22/2/21 को इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई। डॉक्टर विजेंद्र सत्यार्थी, सिविल सर्जन जमुई, डॉक्टर विमल कुमार चौधरी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पीएससी जमुई, सह प्रभारी जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी जमुई, डॉक्टर नंद कुमार मंडल, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी बरहट जमुई, डॉक्टर साजिद हुसैन, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरा जमुई, जिला स्वास्थ्य समिति जमुई के जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री सुधांशु कुमार लाल एवं जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी जिला स्वास्थ्य समिति जमुई श्री मुकेश कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। जांच प्रतिवेदन के आलोक में जिला स्तर से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरहट के नियमित एएनएम को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई संचालित की गई तथा 7 संविदा नियोजित कर्मियों से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरा जमुई के 3 नियमित एवं 9 संविदा नियोजित जिसमें 2 चिकित्सक डॉक्टर अनवर एवं डॉक्टर विश्वजीत हैं से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। इन सभी कर्मियों के विरुद्ध नियमानुकूल अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। पटना, शेखपुरा एवं राज्य के अन्य किसी भी जिला में कोविड-19 के डाटा के संधारण में अनियमितता की सूचना नहीं है। उपरोक्त खंडिकाओं में वस्तु स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। इस मामले में अलग से जांच समिति गठित कर जांच करने का प्रस्ताव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इतना लंबा उत्तर दिए, अब क्या है? लंबा उत्तर दिए महोदय, लेकिन जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका जवाब उच्च स्तरीय का। हम माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में स्वीकार किया है महोदय, कोविड-19 में काफी गड़बड़ी हुई है, फेक नेम, फेक नंबर, काफी गड़बड़ी है। माननीय मंत्री जी ने भी स्वीकार किया और स्वीकार के दौरान जांच भी करवाए हैं। उन लोगों पर, कुछ लोगों पर कार्रवाई की भी गई, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है महोदय। हम पूरे बिहार में कह रहे हैं इसमें गड़बड़ी हुई है। हम माननीय मंत्री जी से इतना ही मांग करते हैं महोदय आपके माध्यम से, ये माननीय मंत्री जी सदन की कमेटी से जांच कराना चाहते हैं। माननीय नेता, सदन नेता का भी, नेता प्रतिपक्ष ने प्रश्न रखा तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी ने, सदन नेता ने कहा था कि हम इसको उच्च स्तरीय या सदन की कमेटी से जांच कराएंगे, संयुक्त समिति से जांच कराएंगे। तो हम मात्र इतना ही जानना चाहते हैं महोदय आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी सदन की कमेटी से इसकी जांच कराना चाहते हैं या नहीं? मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जवाब में कहा है कि विभाग के 9 वरीय पदाधिकारियों के द्वारा 9 टोली बना के जांच कराई गई और विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी के द्वारा जांच कराया गया है और उस जांच प्रतिवेदन के आधार पे जो विभिन्न जिलों से जिलाधिकारियों से प्राप्त हुआ है और हमारे 9 वरीय चिकित्सा अधिकारी जो राज्य के विभिन्न जिलों में जांच करने गए थे उनसे प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पे मैंने माननीय सदस्य का जवाब दिया है। इसलिए अब अलग से कोई जांच की आवश्यकता नहीं महसूस होती है। मंत्री जी ने ये आर्टिकल जो है अंग्रेजी अखबार का जो छपा था वो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन इससे पहले भी हम लोगों ने जिक्र किया था कई फर्जी डेटा जो है सामने आए थे। जब टेस्टिंग चल रही थी तब भी जो है फर्जी डेटा आया था महोदय। जो लोग टेस्ट नहीं भी कराया उसका भी रिपोर्ट आ गया था, जिसको पिछले बार के सत्र में जब बजट सत्र था इसमें माना गया था। तभी जब चर्चा हुई थी मुख्यमंत्री जी से तभी कही गई थी कि कमेटी का गठन किया जाएगा विधानसभा का। दूसरी बात, इस आर्टिकल में यह लिखा हुआ है कि फर्जी नंबर और फर्जी डिटेल दिया गया है महोदय। यानी पूरक क्या है आपका? पूरक यही है कि
जो फर्जी आंकड़े, ये कोई एक जिला का मामला नहीं है, ये पूरे बिहार का मामला है। जैसे मोबाइल नंबर दिया गया तो 000 दिया हुआ, पता 000 दिया गया है, यानी एक ही आदमी का, कई आदमियों का एक ही डिटेल दिया गया है महोदय। तो ये तो बड़ा गंभीर मसला है। क्या इसी वजह से, फर्जी आंकड़ों की वजह से आप जो है टेस्टिंग बढ़ाए हैं? इसलिए हम लोग चाहते थे कि जब सदन के नेता ने जब ये बात कही कि इसमें जो है ऑल पार्टी कमिटी मेंबर्स सब लोग इसमें कमिटी बनाई जाए, तो यही तो इनका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि सदन के नेता ने जब कहा था कमिटी बनाई जाएगी, इसीलिए ना बनाई जाएगी ताकि हर चीजों को हम लोग देख सके। तो क्या वो कमिटी बनाएंगे? और ये जब आंकड़ा जब पूरी तरीके से जब फर्जी आया है, डिटेल सारा फर्जी आया है, तो इसमें अब तक क्या कार्रवाई की गई है? ये तो कई दिन हो गए महोदय, कई महीने हो गए। महोदय, नेता प्रतिपक्ष हमारे पड़ोसी हैं, बगल के जिले के। नहीं, पड़ोसी धर्म का पूरा निर्वहन करते हैं और हम दोनों एक दूसरे पे पूरा नजर निगरानी रखते हैं। महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा और माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, ऐसे सामान्य तौर पे किसी विषय की जांच राज्य के विभिन्न जिलों में जिलाधिकारियों के माध्यम से किसी एक विषय पर नहीं की जाती है, तभी कराया जाता है जब विषय सरकार की नजर में गंभीर होता है। और सरकार की नजर में जब यह विषय इंडियन एक्सप्रेस अखबार के माध्यम से आया और विषय गंभीर लगा, तभी त्वरित कार्रवाई करते हुए उसी दिन ये 9 लोगों की टीम को विभिन्न जिलों में भेजा गया, जिलाधिकारियों से जांच करवाई गई और जब सभी जांच के प्रतिवेदन आए हैं तभी मैंने सदन को बताया है कि जमुई जिले में गड़बड़ी पाई गई और जहां गड़बड़ी पाई गई वहां पर कार्रवाई किया गया, अन्य किसी जगह से गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली है। जहां तक नेता प्रतिपक्ष ने माननीय नेता सदन के द्वारा पिछले सत्र में कोई कमेटी गठित करने की बात की है, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को वो एक दिन की कार्रवाई थी वो याद कराना चाहूंगा कि स्वयं नेता प्रतिपक्ष ने, और वो महोदय मैं आपसे भी कहूंगा कि पिछला बार जो सदन की कार्रवाई चली थी, उस सदन की कार्रवाई में माननीय नेता प्रतिपक्ष का बयान मुद्रित है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा, जब नेता सदन ने कहा था कि कमेटी बना दीजिए, तो नेता प्रतिपक्ष ने कहा ये कमेटी से क्या होता है, कमेटी से कुछ नहीं होगा, सभी सदस्यों को जिलों में लगाइए, जिला से वो ग्राउंड रिपोर्ट देंगे और तब सही तरीके से काम होगा। नेता प्रतिपक्ष का बयान सदन के अंदर वो मुद्रित है, आप निकाल के उसको दिखवा सकते हैं। और उसके बाद फिर विभाग ने, जैसा नेता प्रतिपक्ष ने सुझाव दिया था, उनके सुझाव के आलोक में ही, आपके सुझाव के आलोक में ही सभी जिलों में इसके लिए अनुश्रवण समिति बनाई गई और जो अनुश्रवण समिति बनाई गई उसमें सभी माननीय विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के, नहीं सुन लीजिए ना मेरी पूरी बात, बिल्कुल रखा गया। और जिला के अनुश्रवण समितियों की बैठक हुई, जिलाधिकारियों ने बैठक किया और एक बैठक में माननीय नेता प्रतिपक्ष स्वयं अपने वैशाली जिला की बैठक में रहे हैं। आप यदि कहेंगे महोदय तो वहां से मैं उसकी सूचना भी मंगा दूंगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष उस बैठक में स्वयं रहे हैं और माननीय विधायकों को जिलाधिकारियों के द्वारा सूचित किया गया है। और उस समय चूंकि प्रत्यक्ष मीटिंग नहीं होती थी, वर्चुअल मीटिंग होता था, वर्चुअल मीटिंग पर जो उपलब्धि उस समय विभाग की थी, जो जानकारी होती थी, वो जिलाधिकारी के द्वारा बताया जाता था, सिविल सर्जन रहते थे और जो कुछ कमी हमारे माननीय सदस्य महसूस करते थे या सुझाव देना चाहते थे, उन लोगों ने सुझाव दिया और उस सुझाव के आलोक में जिलों में काम हुआ है महोदय। इसलिए माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो सुझाव दिया था उसी सुझाव को तो हमने क्रियान्वित किया है। मंत्री जी पिछले सत्र में थे, कितनी बात हमारी समझ पाए नहीं समझ पाए ये आपके बयान से ही लग रहा है। हमारा ये बयान था कि क्रॉस एंड चेक बैलेंस हो, इसके लिए जो जनप्रतिनिधि हैं, जो एमएलए हैं, उनका भी आप जो है कोरोना सेंटर्स में या जो कैंप लगा था उस समय मजदूर में, उनका आप सहयोग ले सकते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके कि सही जानकारी आपके पास, सरकार के पास पहुंचे। अधिकारी क्या करते हैं नहीं करते हैं, कई बार उस बार फर्जी मामले आए थे, कई वीडियो क्लिप सामने आए थे। इसको लेकर के हमने कहा था, कमेटी को लेकर के हमने ये नहीं बोला कि भाई कमेटी से कुछ नहीं होगा। अंतिम में ही मुख्यमंत्री जी ने ये उत्तर दिया था। हमारी बात खत्म हो जाने के बाद
उसके बाद पूरी सदन की सहमति थी महोदय कि कमेटी बनाई जाए। उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष अभी महोदय शिक्षा मंत्री हैं, हम चाहेंगे कम से कम उन्हीं से पूछ लीजिए। तो ये कहीं भी रिकॉर्ड में ये नहीं है कि कमेटी से क्या होगा, ये तो हमारी ही मांग थी कि कमेटी होनी चाहिए। और कई फर्जी मामले आए तभी ना महोदय 3 प्रधान सचिव और जो है वो हेल्थ विभाग के बदले गए। अगर हम लोग गंभीर नहीं होते तो इतने विस्तृत रूप से इन्होंने जवाब दिया। महोदय लास्ट में बताइए क्या? नहीं, बोलने से जवाब नहीं ना होता है, कुछ भी अनर्गल बोलते चले। अध्यक्ष डिटेल में बता दिए हैं। अध्यक्ष महोदय बताइए। पूरक यही है कि इन्होंने हमको कहा कि कमेटी से कुछ नहीं होता मेरा है। वो तो प्रोसीडिंग में होगा, इनके कहने से हमने यही कहा था कि भाई होगा। जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाए, जो मजदूर आ रहे हैं, जो सेंटर बना है उसमें क्रॉस एंड चेक बैलेंस रहेगा। तो हम यही कह रहे हैं मंत्री जी से कि ये फर्जी मामले जो है बार बार आते गए। आप चाहते क्या है ये बताइए? हम चाहते हैं कि कमेटी बनाई जाए। बार बार मसले ये गड़बड़ी हो रही है। कमेटी बनाने का सुझाव है आपका? पूरा हम बता रहे कि एंटीजन घोटाले भी हुए हैं महोदय। आपका सुझाव है? पूरा सुझाव है कि मंत्री जी बताएं, जो सदन के नेता ने जो आसन को जो कहा था कमेटी बनाने के लिए, वो अमल करेंगे कि नहीं करेंगे? महोदय, पिछले बार का प्रोसीडिंग निकाल लीजिए। नेता प्रतिपक्ष भी वही हैं जो आज है। नेता प्रतिपक्ष ने बहुत साफ तौर पे कहा कि सदन की कमेटी से नहीं, सभी सदस्यों को क्षेत्र में इन्वॉल्व कराइए। आप प्रोसीडिंग निकाल के दिखवा। प्रोसीडिंग निकलवा लिया जाएगा। चलिए, उसमें निकालना क्या, हम ही आपको दिखा दें। नहीं, उसमें तो वीडियो क्लिप महोदय वो हम ही दिखा दें। ठीक है। अब एक मिनट अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। अब आप दो अलग विषय है मंत्री जी। आप नहीं, आपका समाप्त। अध्यक्ष महोदय, 2 विषय था। एक की जनप्रतिनिधि जितने हैं उनका उपयोग कीजिए ताकि क्रॉस एंड चेक बैलेंस रहेगा। ठीक। एक कमेटी की बात जो थी वो मैंने नहीं की थी, खुद स्वयं सदन के नेता ने ये ऑफर किया था। कमेटी के बारे में तो हमने बोला ही नहीं था। कमेटी के बारे में तो खुद नेता सदन ने कहा था आसन को कि आप जो है कमेटी बनवा दीजिए। जो फर्जी मामले आ रहे हैं पूरा सदन जो है वो देखेगा। आप मंगल पांडे जी अगर सदन में आप रहे तो कम से कम जागते रहिए। आप मंत्री आपदा प्रबंधन कुछ और चलता। अब आप 2 बार पूछ चुके, उसका नेता प्रतिपक्ष पूछ ले। आपदा प्रबंधन इतना दे, एक आपके प्रश्न पर 6 मिनट 7 मिनट चला। आपदा प्रबंधन मंत्री मैं कह रहा हूं महोदय, ललित जी सुन लीजिए भाई। मैं सदन के सारे सदस्य उसमें इन्वॉल्व रहे हैं। जो जिलाधिकारियों ने अनुसरमन किया, तो उससे बड़ी कमेटी कौन हो? क्या बात कर? भाई जो जनप्रतिनिधि से जो है सलाह वगैरह लिया गया, रूप से जब आपका प्रश्न ट्रांसफर यहाँ हो गया। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट माननीय मंत्री जी। हाँ, इसमें एक मिनट मैडम एक मिनट बात पूरा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप माननीय मंत्री बिहार में कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है। सरकार विभिन्न विभागों एजेंसियों द्वारा संचालित क्रियाकलापों में अध्यक्ष महोदय रोड मैप के अवयव को शामिल आसन की बात को नकारा जा रहा है महोदय। उक्त अवयव को आसन का संबंधी विभागों का माननीय मंत्री जा रहा है। ये आसन का अपमान है महोदय। बढ़ जाइए। अच्छा महोदय, तो आसन अब का अपमान ये है महोदय। प्रश्न आगे बढ़ चुका। माननीय आपके बोलने के बाद भी महोदय अगर सरकार द्वारा अगर इसी तरीके से तो आसन का क्या मान रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, जो मेरा पूरक है ये तो कि ये जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के तहत डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्लान कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया। अध्यक्ष महोदय, ये निर्णय कब लिया गया और इसमें क्या क्या किया गया और क्या क्या करना था? अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से। माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन और माननीय मंत्री जब आसन से कहा जाए तो बैठ जाना चाहिए। ठीक है। न्यूनीकरण रोड मैप 2015 से 2030 तक
मार्च 2015 में सेडई जापान के हुए तृतीय विश्व आपदा जोखिम न्यूकरण सम्मेलन के प्रेरणा के अनुभव के आधार पर आपदा प्रबंधन विभाग ने बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2016 में बिहार आपदा जोखिम न्यूकरण रोड मैप उन्होंने कहा कि जांच करवा रहे हैं 30 तक का सूत्रीकरण किया गया है। 28 अप्रैल 2016 को राज्य मंत्री परिषद की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना है। रोड मैप की मुख्य बातें: आपदा जोखिम न्यूकरण रोड मैप 2015-2030 के लक्ष्य में रोड मैप के अंतर्गत 2015 से 2030 तक के लिए आपदा जोखिम न्यूकरण हेतु 4 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। 2030 तक प्राकृतिक आपदाओं में मानव क्षति मूलाधार बेस लाइन आंकड़ों की तुलना 75% कम करना, वर्ष 30 तक परिवहन संबंधी आपदा रेल, सड़क, रेल और नाव के मूलाधार आंकड़ों की तुलना में पर्याप्त कमी करना, 2030 तक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या में मूलाधार आंकड़ों की तुलना में 50% की कमी करना, वर्ष 2030 तक बिहार आपके नेता सब में होने वाली क्षति के मूलाधार आंकड़ों की तुलना में 50% की कमी करना, लक्ष्यों में प्राप्ति हेतु क्रियाकलापों में अल्पकालीन शॉर्ट टाइम 2015 से 20, मध्यकालीन मीडियम टाइम 2020 से 25 एवं दीर्घकालीन 2025 से 30 अवधि में विभक्त किया गया है। लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सरकार में सभी संबंधित 27 विभागों के लिए सुस्पष्ट कार्य दायित्व निर्धारित किए गए हैं। क्रियाकलापों में 5 अनुभाग विभक्त किया गया है: सुरक्षित ग्राम, सुरक्षित शहर, सुरक्षित आजीविका, सुरक्षित बुनियादी सेवाएं, सुरक्षित आवश्यक आधारभूत संरचनाएं। बजटीय प्रावधान में रोड मैप के निर्माण हेतु विभिन्न विभागों से संबंधित क्रियाकलापों के लिए राशि की आवश्यकता के अनुरूप संबंधित विभाग द्वारा अपने बजट में यथासंभव प्रावधान किया जाएगा। यह संवर्धन एवं प्रशिक्षण क्रियाकलापों के लिए राशि की व्यवस्था आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा की जाएगी। रोड मैप क्रियान्वयन, रोड मैप हेतु आपदा विभाग के कार्यालय आदेश संख्या 22,051 दिनांक 30/5/16 के द्वारा रोड मैप इंफॉर्मेशन सपोर्टेड यूनिट RISU का गठन किया गया। इसमें विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की तकनीकी सहयोग दिया जाता है। राज्य स्तर पर सभी संबंधित विभागों आपदा प्रबंधन नोडल पदाधिकारी का चयन किया गया है। नोडल पदाधिकारी का प्रशिक्षण निरंतर अनुमुखीकरण किया जाता है। रोड मैप के बेहतर प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सभी संबंधित विभागों के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सेल का गठन किया गया है। माह जून 16 में आपदा विभाग द्वारा एशियन डिस्ट्रिक्ट प्रिपरेशन सेंटर ADPCI थाईलैंड बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके तहत रोड मैप क्रियान्वयन में ADPC के द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया जा रहा है। माह जुलाई 2017 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ISRO के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, जिसके तहत इसके द्वारा बिहार राज्य पर बहु आपदा जोखिम आकलन, जिससे कृषि एवं स्वास्थ्य परिप्रेक्ष्य पर विशेष फोकस रहेगा। आपदा प्रबंधन हेतु DSS डिजास्टर सपोर्टेड सिस्टम का विकसित करने के लिए आपातकालीन संचालन केंद्रों पर सुदृढ़ीकरण तकनीकी सहयोग का प्रदान किया जाएगा एवं राज्य के अधिकारी एवं कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। राज्य आपदा प्रबंधन योजना आपदा प्रबंधन अधिनियम 5 के प्रावधान के आलोक में आपदाओं की रोकथाम, शमन और प्रबंधन के लिए आपदा प्रबंधन द्वारा राज्य आपदा योजना तैयार कर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। जिला आपदा प्रबंधन DDMP आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 आलोक में आपदा से समुचित प्रबंधन हेतु जिलों में जिला आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण किया जाना है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सभी जिलों में जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करवाया जा रहा है, जो अंतिम चरण में है। रोड मैप क्रियान्वयन हेतु आपदा प्रबंधन के कार्यालय आदेश संख्या 2211 आप दिनांक
30/5 को रोड मैप इंटीग्रेशन सपोर्टेड ऑफ यूनिट RISU का गठन किया गया है। इसके विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा तकनीकी दिया जाता है। राज्य स्तर पर सभी संबंधित विभागों में आपदा प्रबंधन के नोडल पदाधिकारी का चयन किया गया है। नोडल पदाधिकारी का प्रशिक्षण एवं निरंतर उन्मुखी किया गया है। रोड मैप बेहतर एवं प्रभावी क्रिया हेतु संबंधित विभागों के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट सेल का गठन किया गया है। माह जून 16 में आपदा प्रबंधन विभाग एशियन डिजास्टर प्रोटेक्शन सेंटर ADPC थाईलैंड बैंकॉक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इसके तहत रोड मैप की जॉन में आप मंत्री का जवाब होने दीजिए। मंत्री का जवाब आपके विषय पर आएंगे, मंत्री का जवाब होने दीजिए। अनुसंधान इसरो के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है। इसके तहत इसरो द्वारा बिहार राज्य का बहु आपदा जोखिम आकलन, जिसमें कृषि एवं स्वास्थ्य प्रोजेक्ट में विशेष फोकस होगा, आपदा प्रबंधन हेतु DSS के विकसित करने के लिए मंत्री का जवाब हो जाने दीजिए। के शुद्धिकरण में तकनीकी सहयोग का प्रदान किया जाएगा एवं राज्य अधिकारी एवं कर्मियों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। राज्य आपदा प्रबंधन योजना SDMP आपदा प्रबंधन अधिनियम 2000 प्रावधान के आलोक में आपदाओं की रोकथाम, शमन और प्रबंधन के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार कर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। जिला आपदा प्रबंधन योजना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधान के आलोक में आपदा के समुचित प्रबंधन हेतु सभी जिलों में आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण जाना है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सभी जिलों के लिए बहुत लंबा जवाब है। प्रबंधन योजना तैयार कराया जा रहा है, जो अंतिम चरण में है। माननीय सदस्यगण, कोई भी विषय कहने के लिए पहले स्थान ग्रहण करें, अपने स्थान पर जाएं। आप अपने स्थान पर नहीं, देखिए ललित यादव जी पहले अपने स्थान पर बैठाइए। सभी लोग जाइए अपने स्थान पर, बात सुनेंगे। आप जाइए अपने स्थान पर। नेता प्रतिपक्ष या जिन आप स्थान पर जाइए। अल्प सूची तब समाप्त हुआ, आप स्थान पर जाइए। हाँ, अध्यक्ष आप स्थान पर जाइए। एक बार नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, सब बैठ जाइए, सुन ले। स्थान पर जाइए, स्थान पर बैठा लीजिए, बैठा दीजिए। स्थान पर बैठा करके सुन बात सुन ले, पहले बात सुन लिया जाए। अब ये कहना चाह रहे हैं अध्यक्ष महोदय, आप सब लोग बैठ जाइए अपने। हम लोग सब लोग यहाँ जनता के सवाल को लेकर के खड़े हैं, और जब सवाल का कोई उत्तर ही नहीं देना है, सरकार गंभीर ही नहीं है, और सरकार के मंत्री आसन को बार बार गाइड करते रहेंगे, कोई मंत्री आसन को गाइड नहीं कर सकते। कोई मतलब नहीं है महोदय। ये तो मंत्रियों को बताइए महोदय, जो मंत्री हैं उनको आप बताइए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, अगर कोई गंभीरता नहीं रहेगी तो हम लोगों का रहने का क्या मतलब है सदन का? हम लोग सब लोग बोल करते हैं महोदय। नहीं, चलिए अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। श्री विनय बिहारी, माननीय मंत्री पर्यटन विभाग। जिला पदाधिकारी पश्चिम चंपारण से विभागीय ज्ञापन संख्या 508 द्वारा प्रतिवेदन की मांग की गई है। प्रतिवेदन अप्राप्त है। नंबर 2 अस्वीकारात्मक है। नंबर 3 माइक पर बोले, माइक पर। नंबर 3 पश्चिमी चंपारण जिला के प्रखंड जोगापट्टी स्थित मछेंद्रनाथ आश्रम पर्यटन रोड मैप प्रारूप की सूची में शामिल है। जिला पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्राथमिकता एवं निधि की उपलब्धता के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, नाथ संप्रदाय के प्रथम गुरु का आश्रम रहा है, और मैं अपने पूरक सवाल के उत्तर में यही जानना चाहता हूं कि समय सीमा बता। निधि की उपलब्धता 2 साल पहले भी प्रश्न आया था, ऐसे ही चलता रहेगा तो नहीं चलेगा।
हमें समय सीमा बताएं कि उस तालाब का सौंदर्यीकरण कब पर्यटन विभाग करेगी। समय सीमा क्या प्राप्त हो जाता है तो हम सीमा बता दें। चलिए, श्री जितेंद्र कुमार राय, श्री जितेंद्र कुमार राय, श्री देवेश कांत सिंह, माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन। दिनांक अध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी सिवान से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार गंडक नदी पर निर्मित सारण तटबंध टूटने से सिवान जिला के लकड़ी नवीगंज में 8 पंचायत पूर्ण रूपेण तथा 3 पंचायत आंशिक रूप से बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। पंचायत अनुसरण समिति अनुमोदन के पश्चात बाढ़ में प्रभावित कुल 21,241 परिवार के मुखिया के खाते में आपदा संपूर्ति पोर्टल के माध्यम से अनुग्रहित राहत जीआर का भुगतान किया जा चुका है। अनुग्रहित राहत जीआर भुगतान हेतु कोई भी योग्य परिवार शेष नहीं है। माननीय मंत्री, यह सूचना आपको गलत दी गई है कि सभी पेमेंट कर दिए गए। पहला चीज तो सारे पेमेंट नहीं किए गए हैं, और दूसरा कुछ लोगों से रिकवरी की गई है और उसमें मुखिया के ऊपर एफआईआर करने का आदेश जिले से जा चुका है और सीओ निष्क्रिय है, सीओ कुछ नहीं कर रहा है, बाकी पेमेंट भी नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि जो हमारे पास प्राप्त सूचना है कि 8 पंचायत पूर्ण रूपेण, 3 पंचायत आंशिक रूपेण, 21,241 परिवारों को मुखिया खाता आपदा संपूर्ति पोर्टल के माध्यम से अनुग्रहित राशि जीआर का भुगतान किया जा रहा है। अगर इसमें माननीय सदस्य को कोई दिक्कत है या किसी तरह का कोई संभावना है, उसे लिखित भेज देंगे, उसको हम जांच करवा देंगे। जी धन्यवाद। श्री शाहनवाज, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। स्वीकारात्मक है। उपस्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत कर्मियों के वेतन आदि भुगतान करने के लिए द्वितीय अनुपूरक में 99,58,00,000 रुपए की व्यवस्था की गई है। द्वितीय अनुपूरक में प्राप्त राशि से अररिया जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लंबित वेतन आदि का भुगतान करने हेतु रुपया 2,26,50,000 रुपया आवंटन दी जा रही है। इस वित्तीय वर्ष में भुगतान कर दिया जाएगा। धन्यवाद। श्रीकांत यादव, छोटेलाल राय पूछेंगे, नहीं है। श्री अब्दुल रहमान, श्री अब्दुल रहमान, श्रीमती बीमा भारती, श्री सुधाकर सिंह, श्री संजय कुमार तिवारी, श्री विनय बिहारी। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। खंड 1 और 2, वस्तु स्थिति यह है कि योगापट्टी प्रखंड के बासोपट्टी स्वास्थ्य उपकेंद्र किराए के भवन में संचालित है। योगापट्टी एवं लौरिया प्रखंड अंतर्गत अन्य स्वास्थ्य उपकेंद्रों का निर्माण आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय फेज 2 के तहत कार्य योजना तैयार की जा रही है। अगले वित्तीय वर्ष में भूमि एवं निधि उपलब्धता के अनुरूप इन भवनों का निर्माण किया जाएगा। हमारे पास भूमि उपलब्ध है। अगर मैं उसकी रिपोर्ट दिलवा दूं तो माननीय मंत्री जी कब तक वहां भवन बनवा देंगे? भाड़े के मकान में क्यों चलेगा स्वास्थ्य उपकेंद्र? अगले वित्तीय वर्ष में बनवा दिया जाएगा। ठीक, आपको धन्यवाद है। श्रीमती वीना सिंह, श्री मिथिलेश कुमार। अध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी से प्राप्त प्रतिवेदन के मंत्री आपदा अनुसार प्रबंधन। वर्ष 2015 में भूकंप से क्षतिग्रस्त मकान क्षतिपूर्ति के लिए प्राप्त आवेदन के आलोक में प्रभावित परिवार को चेक संख्या 40-25-45 दिनांक 9/3/2021 द्वारा 95,100 का भुगतान कर दिया गया है। सीतामढ़ी जिला में भूकंप से क्षतिग्रस्त मकान के क्षतिपूर्ति भुगतान हेतु कोई भी आवेदन लंबित नहीं है। जिलाधिकारी का पत्र है, वह पत्र मैं माननीय मंत्री जी से मिलकर दे दूंगा कि अभी तक भुगतान नहीं हुए।
9/3 को भुगतान हुआ है, 9/3 को हुआ है। मतलब इस 9/3 को ना? इस 9/3 ओ अच्छा अच्छा, तब तक नहीं हुआ उसका था। चेक नंबर भी है। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद, आभार। ठीक, श्री पवन कुमार जायसवाल, उत्तर मुद्रित है, पूरा पूछिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय मुख्यमंत्री जी के निश्चय योजना से जुड़ा हुआ है। जो जवाब आया है वो जवाब असंतोषजनक है। हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहेंगे। मेरा प्रश्न है कि वहां के डीआरसीसी में स्वीकृत पद के हिसाब से वहां पद खाली है। माननीय मंत्री जी का जवाब है कि वहां जितना आवश्यकता है उतना दिया गया है। हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि पूर्वी चंपारण में स्वीकृत पद कितना है, कार्यरत कितना है और वहां रिक्ति क्या है, और रिक्ति है तो उसको कब तक भरना चाहते हैं। माननीय मंत्री। मैंने कहा महोदय, उत्तर में साफ है, आवश्यकता अनुसार जो पद है वो अवस्थित है। अब संख्या बढ़ाने की आवश्यकता अगर होगी तब जब काम बढ़ेगा, स्पष्ट उत्तर लिखा हुआ है, इसलिए अभी फिलहाल इस पर कोई विचार नहीं है। माननीय सदस्य अगर देख गए हैं कि और ज्यादा इन कारणों से होगा तो हम इस पर विचार करेंगे। अध्यक्ष महोदय, किसी भी संस्था में स्वीकृत पद होता है, स्वीकृत पद के हिसाब से कार्यरत होता है, रिक्ति होता है। हम माननीय मंत्री से ये जानना चाहते हैं कि पूर्वी चंपारण डीआरसीसी में स्वीकृत पद कितना है, कार्यरत कितना है, रिक्ति कितना है। बच गया कि कार्य बोझ वहां है कि नहीं है। मोतिहारी डीएम ने इसमें है कि 30 दिन के अंदर में छात्र छात्राओं के आवेदन का डिस्पोजल हो जाना है, जांच करके थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन से। मोतिहारी डीएम ने अपने पत्रांक 57/8/3/2021 के द्वारा गिरिवर दयाल सिंह विशेष सचिव शिक्षा विभाग को पत्र लिखे हैं कि टीपीवीए द्वारा जांच प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध नहीं कराने से छात्र छात्राओं को ऋण देने में परेशानी हो रही है और जिला का रैंकिंग बहुत नीचे स्तर पर जा रहा है। अगर कार्य बोझ नहीं है तो फिर ये जांच लंबित क्यों हो रहा है। जिलाधिकारी को पत्र लिखना पड़ा और 30 दिन के अंदर में जांच होना है। शिक्षा विभाग पेंडिंग रखा है महोदय। 180 दिन से 44 आवेदन 180 दिन से ज्यादा से लंबित है, 60 दिन से ज्यादा से 206 आवेदन लंबित है और 30 दिन से ज्यादा से 236 आवेदन लंबित है। अध्यक्ष महोदय, 30 दिन के अंदर में जब दे देना है, जमा कर देना है रिपोर्ट जांच करके, इतने दिन से लंबित रखने वाले जो पदाधिकारी हैं उनके विरुद्ध माननीय मंत्री जी कौन सी कार्रवाई करना चाहते हैं। माननीय मंत्री। महोदय, जो उत्तर आया उसमें स्पष्ट है कि आवश्यकता अनुसार संख्या है। जहां तक डिले की बात कर रहे हैं तो बीच में कोरोना पीरियड में थोड़ा परेशानी हुआ है, उसको देखवा लेंगे और सबको भुगतान करवा दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न ही है कि वहां इतना आवेदन लंबित है। प्रश्न में ही मेरा था कि इतना आवेदन लंबित है। आवेदन लंबित क्यों है, मेरा ये कहना है कि जब 30 दिन में माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम उसको देखवा लेते हैं। माननीय मंत्री जी जांच करवा लीजिए। अध्यक्ष महोदय, जांच तो होता रहेगा लेकिन ठोस प्रमाण जांच होगा तो कार्रवाई भी होगी। अध्यक्ष महोदय, ठोस प्रमाण के साथ अगर हम लेके आते हैं सदन में तो बहुत विश्वास के साथ लाते हैं। मेरा ये कहना है कि माननीय मंत्री जी संबंधित दोषी थर्ड पार्टी एजेंसी अगर महोदय, प्रश्न देखा जाए, पढ़ते नहीं है लोग। इनका प्रश्न है कि 465 जो है आवेदन लंबित है। उत्तर में लिखा हुआ है कि 416 आवेदन प्रक्रियाधीन है। शिक्षा विभाग से उसका कंफर्मेशन करके जल्दी उसको भुगतान किया जाएगा। सेकेंड पार्ट देखा जाए, स्पष्ट लिखा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, लंबित है कि जिम्मेवारी किसकी सुनिए, है? मंत्री बोल रहे तो सुनिए। बैठिए, आप सूची दे दीजिए कि इतने दिनों से लंबित है और वहाँ जो है स्टाफ की कमी के कारण गड़बड़ी हो रही है, तो हम इसको देखवा। ठीक है। अध्यक्ष महोदय, सूची हम देंगे तो विभाग, अध्यक्ष महोदय सूची हम देंगे तो विभाग कौन काम करेगा। सूची हम देंगे, डीएम ने तो सूची लगा के शिक्षा विभाग को भेजा है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि थर्ड पार्टी एजेंसी को सरकार से पैसे का भुगतान होता है। एजेंसी इसी वजह पैसा लेता है कि ससमय जांच करे। 30 दिन में जांच नहीं किया और 180 दिन से ज्यादा हो गया तो उसके विरुद्ध कौन सी कार्रवाई होगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को डिटेल में दे दीजिए, वो जचवा लेंगे। क्या कब तक कार्रवाई? बढ़ जाए। श्री चंद्रशेखर नहीं है, श्री रणविजय साहू, अचमित ऋषिदेव। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। स्थिति यह है कि रानीगंज प्रखंड स्थित काला बलुआ में स्थित प्रसव गृह का अधूरा निर्माण कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में राशि उपलब्धता के अनुरूप की जाएगी।
स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 770 दिनांक 10/3/2021 द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काला बलुआ के क्षतिग्रस्त भवन का जांच दल गठित कर जांच हेतु भवन निर्माण विभाग से अनुरोध किया गया है। नियमानुसार संवेदक पर कार्रवाई की जाएगी। पुनरीक्षित प्राकलन प्राप्त होने के उपरांत निधि उपलब्धता के अनुरूप भवन निर्माण किया जाएगा। श्री अख्तरुल ईमान। माननीय मंत्री ने उत्तर संलग्न है। सर मैं पूरा पूछ रहा हूँ। माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है कि 2 की जगह पर एक ही महिला डॉक्टर वहां पर हैं और वो मैं महिला डॉक्टर के बारे में सूचना देना चाहता हूं महोदय कि वो 2 से 3 दिन आती हैं और वहां पर वेलनेस सेंटर हमारे 6 हैं। बेलगच्छी में है, मछट्टा में है, बागडर में है, हफनिया में, तरुणा और रुनकी में है और उसमें कहीं भी महिला डॉक्टर नहीं जा पाती है। तो सर जनसंख्या अधिक है, 25 पंचायतों पर आधारित है, इसलिए माननीय मंत्री से मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टरों की कमी है राज्य में, लेकिन पूर्णिया में 213 डॉक्टर हैं, उसके आबादी के अनुपात में अमोर में कम से कम हमारे 30 डॉक्टर अब भी दिए जा सकते हैं। तो महोदय आप क्या बहाली जब करेंगे तत्काल आप पूर्णिया में सीएस को निर्देश करेंगे कि हमारे यहाँ अतिरिक्त डॉक्टर दिए जाए। पूर्णिया में तो अवेलेबल है सर, दूसरी जगह 10-10, 12-12, 15-15 है और वो सुविधा के अनुसार सब लोग पूर्णिया में रहना चाहते हैं। अमोर में कृपया आप ऐसा करना चाहेंगे? माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। मैं उसको दिखवा लेता हूँ। दिखवा लेते हैं। श्री आलोक कुमार मेहता। श्री आलोक कुमार मेहता नहीं है। श्रीमती प्रतिमा कुमारी। श्रीमती प्रतिमा कुमारी। श्री अजीत कुमार सिंह। श्री अजीत कुमार सिंह। श्री मनोहर प्रसाद सिंह। श्री देवेश कांत सिंह। माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग। समय चाहिए। श्री जितेंद्र कुमार। श्री जितेंद्र कुमार। श्री चंद्रशेखर। श्री चंद्रशेखर। श्रीमती वीना सिंह। श्रीमती वीना सिंह। श्री अमरजीत कुशवाहा। श्री लखेंद्र कुमार रोशन। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। महोदय वस्तु स्थिति यह है कि पंचायत के स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं होता है। प्रखंड पातेपुर के बहुआरा पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र है, जिसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण कर आमजनों को स्वास्थ्य सुविधा दी जा रही है। महोदय, क्योंकि बहुआरा में जो सामुदायिक स्वास्थ्य उपकेंद्र है वह पहले से 2014 से ही वहां का लोगों का मांग जो है जायज रहा है और वहां से जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो पातेपुर है उसकी दूरी काफी है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं, जो वहां आप गए भी है, पातेपुर में गए भी है और लोगों से आश्वासन भी आपने दिया है, एक निवेदन है जो वहां 30 बेड का स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण कराई जाए। ठीक। श्री सुदामा प्रसाद। श्री सुदामा प्रसाद। श्री सुधाकर सिंह। श्री सुधाकर सिंह। श्री अशोक कुमार। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। वस्तु स्थिति यह है कि समस्तीपुर जिला के खानपुर प्रखंड अंतर्गत फतेहपुर तथा गुदार घाट में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं बल्कि स्वास्थ्य उपकेंद्र अवस्थित है। वर्तमान में दोनों स्वास्थ्य उपकेंद्र पंचायत भवन में संचालित है। आगामी वित्तीय वर्ष में राशि एवं भूमि की उपलब्धता के अनुरूप स्वास्थ्य उपकेंद्र के भवन का जीर्णोद्धार या निर्माण किया जाएगा। ठीक। श्री पवन कुमार यादव।
श्री पवन कुमार यादव, श्री मोहम्मद कामरान, श्री मोहम्मद कामरान, श्री निरंजन कुमार मेहता। माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग। खंड 1 स्वीकारात्मक है, खंड 2 स्वीकारात्मक है। उक्त स्थल पर स्थापित वितरण ट्रांसफार्मर को उक्त स्थल से हटाकर पंचायत सरकार भवन के नजदीक कर दिया जाएगा, जिसको पूरा करने का लक्ष्य अप्रैल 21 है। हार्दिक आभार प्रकट करते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके तरफ से। ठीक। श्री अजय कुमार, श्री अजय कुमार रत्नेश सदा, श्री रत्नेश सदा, श्री अवधेश सिंह, श्री अवधेश सिंह, श्रीमती रश्मि वर्मा। मंत्री ऊर्जा विभाग। खंड 1 पश्चिम आंशिक स्वीकारात्मक। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज अनुमंडल मुख्यालय की विद्युत आपूर्ति विद्युत शक्ति उपकेंद्र नरकटियागंज से होती है। इस विद्युत शक्ति उपकेंद्र की विद्युत आपूर्ति रामनगर स्थित ग्रिड उपकेंद्र से होती है। वर्तमान में विद्युत आपूर्ति बढ़ाने हेतु रामनगर ग्रिड उपकेंद्र को बेतिया ग्रिड से डबल सर्किट लाइन के द्वारा जोड़कर विद्युत आपूर्ति चालू कर दी गई है। इसके अतिरिक्त रामनगर ग्रिड उपकेंद्र में 20 MVA के ट्रांसफार्मर को बदलकर 50 MVA ट्रांसफार्मर लगाया गया है, जिसके फलस्वरूप बिजली आपूर्ति की क्षमता में वृद्धि हुआ है। अब रामनगर ग्रिड उपकेंद्र के शीर्ष मांग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति की जा सकती है तथा लो वोल्टेज की समस्या का निदान भी मिल जाएगा। यहाँ यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि बगहा अनुमंडल में 132/33 kVA ग्रिड उपकेंद्र प्रस्तावित है। पूरा बोलिए। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहती हूँ, यदि वहां पर ग्रिड की बहुत आवश्यकता सभी को महसूस हो रही है, बिकॉज रामनगर या मैनाटांड से की दूरी लगभग 30 किलोमीटर या 17 किलोमीटर है। यदि एक ग्रिड का निर्माण हो जाए नरकटियागंज में भी, तो गुणवत्तापूर्ण विद्युत की आपूर्ति आसानी से मिलेगी। ठीक, धन्यवाद। ऐसा है कि ग्रिड से सीधे बिजली नहीं मिलती है उपभोक्ताओं को, सब स्टेशन से मिलती है। ग्रिड 4-5 सब स्टेशन को मिलाकर एक होता है, उसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होता है। तो मैंने जैसा बताया कि डबल सर्किट से जोड़ भी दिया गया है उस सब स्टेशन को, और प्लस उसकी क्षमता भी बढ़ा दी गई है, इसलिए अब ग्रिड बनाने का कोई औचित्य नहीं है। 24 घंटे में कितने देर के लिए विद्युत की आपूर्ति हो रही है तत्काल, ये जानकारी हो जाए क्या? 24 घंटे में कितने घंटे की आपूर्ति अभी तत्काल मिल रही है नरकटियागंज सब डिवीजन को? दिखवा लेंगे। धन्यवाद। श्री कुमार सरबजीत नहीं है। कुमार शैलेंद्र। अध्यक्ष महोदय, खरीक प्रखंड में 13 पंचायत में केवल एक ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और वहां प्रत्येक दिन 30 से 35 प्रसव होता है। वहां पर हमने माननीय मंत्री जी से कहा था कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना दीजिए। इन्होंने कहा है कि अगले वित्तीय वर्ष में बनाएंगे। केवल मंत्री महोदय से हम ये जानना चाहते हैं कि बगल के 100 मीटर के दूरी पे तेलघी पंचायत, वहां 3 एकड़ में पूरा बिल्डिंग बना हुआ अस्पताल का, डॉक्टर के रहने के लिए, एएनएम के रहने के लिए बेड भी है। क्या जब तक नहीं बनता है तब तक वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वहां पर बनाना चाहते हैं? माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। माननीय सदस्य ने प्रश्न के क्रम में उस बात की चर्चा नहीं की है। यदि चर्चा की होती तो मैं उसका जानकारी लेके आता। अभी जो प्रश्न सदन के सामने है उसमें हमने कहा है कि 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उत्क्रमित करने का निर्णय स्वास्थ्य विभाग ने लिया है और इसको अगले वित्तीय वर्ष में हम बना देंगे। ठीक है, धन्यवाद। श्री मनोज यादव।
श्री मनोज यादव, श्री संदीप सौरभ, श्रीमती शालिनी मिश्रा। पूछती हूँ महोदय। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग। समय चाहिए। श्री संजय कुमार गुप्ता, श्री राजेश कुमार, श्री अरुण शंकर प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, मंत्री स्वास्थ्य विभाग। उत्तर मुद्रित है। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाह रहा हूं कि इस प्रश्न के जाने के बाद माननीय मंत्री जी के पास वहां से एक रिपोर्ट आई होगी प्रश्न के उत्तर तैयार करने के लिए। मुझे लगता है कि उसके आधार पर माननीय मंत्री जी ने 9/3/2021 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बासोपट्टी के क्षतिग्रस्त भवन के जांच हेतु जांच दल का गठित कर दिया है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जांच दल, चूंकि जिसमें अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का काम चल रहा है महोदय, और उसमें 2-2 फीट गड्ढा हो गया, धंस गया, पूरा फर्श उसका बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। रोगी को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के पहल के बाद रोगी की संख्या बढ़ी है, तो रोगी की सुविधा को ध्यान में रखकर क्या माननीय मंत्री जी इस जांच दल में कौन कौन सदस्य है और वो कब तक जांच रिपोर्ट माननीय मंत्री जी को दे देंगे ताकि उस क्षतिग्रस्त भवन का निर्माण हो सके। और जिन्होंने 2016 में ही बना के हैंड ओवर किया है महोदय 2 करोड़ 80 लाख के भवन का, क्या उस पर माननीय मंत्री जी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? माननीय मंत्री महोदय, मैंने अपने प्रश्न में बताया है कि ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो बासोपट्टी में है उसको बनाने का काम भवन निर्माण विभाग के द्वारा किया गया था और इसीलिए हमने भवन निर्माण विभाग को पत्र लिख के ये अनुरोध किया है कि जो क्षतिग्रस्त भवन है उसका जांच कराया जाए और 6 महीने के अंदर उसको ठीक कराने के संबंध में प्राकलन भी उपलब्ध कराया जाए। उस संबंध में हमारे विभाग के संयुक्त सचिव ने भवन निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव को यह अनुरोध पत्र भेजा है। हमारी मंशा ये है कि भवन निर्माण विभाग ने उस समय जरूर उस भवन को बनाया था, लेकिन अभी 6 महीने के अंदर उस भवन को हम ठीक कर दें और वहां स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक से संचालित हो जाए, इस हेतु अनुरोध किया गया है। और जो राशि की आवश्यकता पड़ेगी उसकी मरम्मती के लिए वह राशि भी स्वास्थ्य विभाग उपलब्ध कराएगा। महोदय, इस प्रश्न में के ही 2 पार्ट है महोदय। एक पार्ट तो है कि आप उसकी मरम्मती करवा लेंगे, लेकिन प्रश्न में है कि आप जो ये कराने वाली एजेंसी है, निर्माण कराने वाली जो एजेंसी है, जिन्होंने इतना बड़ा घपला किया है इस भवन के निर्माण में, जो 2-3 साल के अंदर ही क्षतिग्रस्त हो गया, उस पर महोदय क्या कार्रवाई करना चाहते हैं मंत्री जी? क्या उसको बचाना चाहते हैं? महोदय, मैंने कहा कि यह भवन निर्माण विभाग के द्वारा चूंकि निर्मित था, भवन निर्माण विभाग के संज्ञान में ला दिया गया है और भवन निर्माण विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। महोदय, जिस विभाग ने बनाया है उसी को हम जांच दे रहे हैं, तो कैसा जांच होगा महोदय? आप माननीय मंत्री जी अलग से अपने विभाग के द्वारा भवन विभाग के मिला के जांच करवाइए। महोदय, नहीं, इसकी जांच करवा दें। जांच पत्र ऑलरेडी हमारे संयुक्त सचिव ने लिखा है। एजेंसी उनकी इच्छा है कि आपके विभाग के लोग भी रहें, तो हम कैसे रह सकते हैं? एजेंसी दूसरी है, उसके जो वरीय पदाधिकारी होंगे, बनाया तो किसी ठेकेदार ने होगा, तो जिसने उसको बनवाया होगा उसकी जांच वरीय अधिकारी करेंगे और मुख्यालय के स्तर के अधिकारी को संयुक्त सचिव को हमने आग्रह किया। ठीक है, अब हो गया। संयुक्त सचिव को लोग नहीं जाएंगे तो कमिश्नर है वहां, इनके विभाग के संयुक्त सचिव के देख रेख में जांच होगी। माननीय मंत्री ने भी कहे कि संयुक्त सचिव देख रहे हैं। अच्छा, ठीक। श्री सुनील कुमार मनी, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। महोदय, अस्वीकारात्मक है
वस्तु स्थिति है कि पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत अरेराज प्रखंड के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मलाही में एक महिला चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर पूजा कुमारी, एएनएम श्रीमती रत्नमाला एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मी पदस्थापित एवं कार्यरत हैं। पदस्थापित चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य सेवा दी जा रही है। वर्तमान में विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के 3706 एवं सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 2632 अर्थात कुल 6338 पद रिक्त हैं। उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। आयोग से चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत आवश्यकता एवं उपलब्धता के अनुसार चिकित्सा पदाधिकारियों की पदस्थापना की जा सकेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पूजा कुमारी 3 दिन पहले ज्वाइन की है और वो मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। सप्ताह में कल एक दिन गई थी और वहां पर एक भी नर्स नहीं है, तो क्या ऐसे स्थिति में सुदूर देहात का हॉस्पिटल चलेगा? हम मंत्री महोदय से जानना चाहेंगे क्या स्थायी रूप से वहां पर डॉक्टर और डॉक्टर की प्रतिनिधि कब करेंगे, इसका समय बताने की कृपा करेंगे मंत्री महोदय। जैसा माननीय सदस्य ने माना है कि डॉक्टर पूजा कुमारी वहां सेवा दे रही हैं, तो वो अनवरत सेवा देती रहेंगी वहां। ठीक। माननीय मंत्री जी, एक भी नर्स वहां पर नहीं है। हमने महोदय बताया कि वहां पे श्रीमती रत्नमाला जी पदस्थापित हैं। अब माननीय सदस्य को यदि ऐसी जानकारी है कि वो नहीं है तो मैं उसको दिखवा लूंगा। ठीक। मोहम्मद अफाक आलम, मोहम्मद अफाक आलम, श्री अनिल कुमार। पूछता हूं। पूरक पूछ लीजिए। महोदय, माननीय मंत्री जी ने लिखा है कि अधिसूचना प्रारूप माननीय उच्च न्यायालय की विधिवता एवं सहमति हेतु महानिबंधक उच्च न्यायालय पटना को भेज जा चुकी है। महोदय, 26 बरस पूर्व अनुमंडल का गठन हुआ था टिकारी में, तो कम से कम माननीय न्यायालय के उच्च न्यायालय के महानिबंधक को रिमाइंडर तो भेजने का कष्ट करें। माननीय मंत्री विधि विभाग। महोदय, मैंने स्पष्ट कर दिया है कि ये माननीय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ ही काम है और माननीय सदस्य के आग्रह है तो इसे पुनः एक स्मार पत्र भेजवा दूंगा। ठीक। मोहम्मद अफाक आलम, मोहम्मद अफाक आलम, श्रीमती संगीता कुमारी, श्रीमती संगीता कुमारी, श्री विजय शंकर दुबे, नहीं, श्री अनिल कुमार। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। महोदय, खंड 1 आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि गया जिला के अनुमंडलीय अस्पताल टिकारी में डॉक्टर जयप्रकाश सिंह शल्य चिकित्सक पदस्थापित एवं कार्यरत हैं। वर्तमान में उक्त स्वास्थ्य केंद्र में एनेस्थेसिया का पद रिक्त है। खंड 2 अस्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन का पद सृजित नहीं किया जाता है। अल्ट्रासाउंड का कार्य चिकित्सक द्वारा किया जाता है। खंड 3 वर्तमान में विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के 3706 एवं सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 2632 अर्थात कुल 6338 पद रिक्त हैं। उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। आयोग से चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत आवश्यकता एवं उपलब्धता के अनुसार चिकित्सा पदाधिकारियों की पदस्थापना की जा सकेगी। महोदय, माननीय मंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि शल्य चिकित्सक तो वहाँ है, लेकिन एनेस्थीसिया डॉक्टर के अभाव में ऑपरेशन वहाँ नहीं हो रहा है, जिसके कारण 20 किलोमीटर दूर 30 किलोमीटर दूर टिकारी से गया जाना पड़ता है। इसलिए रोगियों के हित में अगर आप एनेस्थीसिया डॉक्टर का पदस्थापन कर देते हैं तो बहुत बड़ी सुविधा वहाँ टिकारी वासियों को हो जाएगी। क्योंकि हॉस्पिटल टिकारी में 2013 में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उद्घाटन किए थे और उस हॉस्पिटल
का बहुत ही चारों तरफ से मरीज वहां पर आते हैं हजारों की संख्या में, इसलिए कि एनेस्थीसिया डॉक्टर कम से कम वहां उपलब्ध करा दिया जाए। अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुए। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार होने सदन पटल पर रख दिए जाएं, कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 13 मार्च 2021 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। श्रीमती रेखा देवी, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुधय यादव, श्री सुधाकर सिंह, श्री विजय कुमार एवं श्री मुकेश कुमार यादव आज सदन में वित्तीय वर्ष 2012-21-22 के आय व्यय में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर वाद विवाद एवं मतदान का कार्यक्रम निर्धारित है। अतः बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 172(3) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। श्री रणविजय साहू, श्री रणविजय साहू, श्री संजय सरावगी। अध्यक्ष महोदय, दरभंगा शहर के कई मोहल्लों में एवं आसपास के गांव में भी बंदरों ने काफी उत्पात मचा रखा है, जिसके कारण लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अविलंब वन विभाग इन बंदरों से लोगों को निजात दिलावे। अध्यक्ष महोदय, वन मंत्री बैठे हुए एक टीम वहां भेज दे दरभंगा शहर में, रोज 15-20 लोगों को बंदर काट लेता है। अध्यक्ष महोदय, भारी समस्या होती है। सूचना ग्रहण कर ले वन मंत्री जी, इसको गंभीरता से लेके एक टीम भेज दे वहां, जो बंदरों को जो है पकड़कर जो है कहीं रखे। ठीक। श्री, आप बैठ जाइए सब लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। श्री महबूब आलम, नियमान कार्य स्थगन अमान्य किया गया है। बताइए। सदन को बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। कार्य स्थगन प्रस्ताव क्या है और विपक्ष ने, हमारे साथियों ने क्यों कार्य स्थगन लाया है, कम से कम अपनी बात को तो रख लेने दीजिए। ठीक है, मान्य करना वो आसन माननीय सदस्य, लेकिन श्रीमती रेखा देवी, हम बोल रहे हैं महोदय। नहीं, रेखा देवी तो है ही नहीं। हम बोल रहे हैं, उस पर बोल रहे हैं महोदय। आपका नाम भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय आ गए। अच्छा, पढ़िए कार्य स्थगन, पढ़िए। हम अपनी बात को हम रख रहे हैं। इनको रखना दीजिए, पढ़ लीजिए। चलिए। महोदय, नेता प्रतिपक्ष बोलने दीजिए। संक्षिप्त में ये ऐसे अब स्थगन प्रस्ताव जिन माननीय सदस्यों के द्वारा लाया जाता है महोदय, जिनके हस्ताक्षर होते हैं महोदय, उन्हीं को पढ़ना चाहिए। आसन चाहे तो हमसे बुलवा सकता है महोदय। नहीं है महोदय, आसन चाहे तो हमसे बुलवा सकता है महोदय। अध्यक्ष महोदय, नई नई परंपराओं की शुरुआत हो रही है महोदय। अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष को पूरा सम्मान और समय दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, पूरा समय और स्थान, लेकिन नियम के हिसाब से ही। नियम जिनका कार्य स्थगन है, देखिए आपने अभी मांग किया कि पढ़ लिया जाए, कम से कम जानकारी ले लिया जाए। हमने दिया, श्रीमती बीना देवी पढ़ लें। श्रीमती रेखा देवी। महोदय, हम बिहार विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के आप पढ़ रही हैं, आप लोग सुनिएगा नहीं। 97 के अंतर्गत आवश्यक लोक महत्व के निम्नलिखित निश्चित विषय पर विमर्श हेतु कार्य स्थगन का प्रस्ताव देते हैं। बिहार राज्य में आधिकारिक तौर पर पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन सरकार की विफलता के कारण घर घर शराब पूर्ण रूपे
पहुंच रहा है। जब सरकार के संरक्षण में ही शराब की तस्करी करवा कर घर घर शराब पहुंचाया जा रहा है महोदय, इसमें आप सुनिएगा इनका, पहले सुन लीजिए। सरकार के मंत्री के अपने भाई संलिप्त होने के कारण प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं होने के जनता में व्यापक जनाक्रोश है महोदय। राज्य में गिरते विधि व्यवस्था का कारण सत्ता संरक्षित शराब के अवैध व्यापार भी सरकार के गलत नीति के कारण लाखों गरीब परिवार कानूनी शिकंजे में फंसे हुए हैं महोदय, जबकि पूंजीपति लोग सत्ता के संरक्षण में अवैध व्यापार कर रहा है, जिसे कोई गिरफ्तार नहीं कर पा रहा है। इसके इक्के दुक्के कारोबारी को ही गिरफ्तार किया गया है। इससे राज्य की जनता में भय एवं आक्रोश व्याप्त है महोदय। राज्य में हो रहे सत्ता संरक्षित अवैध शराब के कारोबार पर कैसे नियंत्रण हो, इस अति लोक महत्व के विषय पर दिनांक 13/3/2021 को कार्य स्थगित कर इसी विषय पर विमर्श हो महोदय। चलिए अध्यक्ष अब पढ़ लिए, आप लोग की बात को मान अध्यक्ष लीजिए। महोदय, इसको हमारे पास महोदय एविडेंस है महोदय। एक बिहार सरकार के मंत्री के खिलाफ एविडेंस है और लोग चाहते हैं कि हम एविडेंस न रखें सदन के बदल में महोदय। माननीय नेता प्रतिपक्ष, साफ तौर पे कार्य स्थगन प्रस्ताव इसलिए लाया गया है महोदय, ये गंभीर मामला है, इसको सुनना ही होगा सदन को, ये बात को रखना ही पड़ेगा, सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, यहाँ पर लोग मारे जा रहे, गरीब दलित परिवार को जेल में ठूसा जा रहा और सरकार संरक्षित मंत्री जो है वो शराब की बिक्री करवा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष नेता महोदय, प्रतिपक्ष, अब सुनिए, अध्यक्ष महोदय, सुनने का समय का है, ये तो कार्रवाई का समय है। अब आसन की बात को जानना नहीं होगा सुनिएगा तो कैसे होगा? अध्यक्ष, पूरी बात को तो सुना जाए, एविडेंस या मेरी बात को अगर रखने का मौका नहीं मिला तो हम यही समझेंगे कि नहीं चाहा जा रहा कि सबूत को रखा जाए सदन के आप सुन बदल। लीजिए। नेता प्रतिपक्ष बैठ जाइए, एक मिनट बैठ जाइए। नेता प्रतिपक्ष, अरे अब खड़े हैं नेता प्रतिपक्ष तो आप अलगे खड़े हो गए, ऐसे चलेगा? आसन की बात को, आसन को आपको बैठ के सुनिए। अध्यक्ष महोदय, ये माननीय मंत्री जी, इसके संदर्भ में ये विषय पहले भी उठा। इसके संदर्भ में आप लोगों ने मांग किया कि दलीय नेताओं की बैठक बुलाई जाए। सोमवार को 10 बजे दलीय नेताओं की बैठक बुलाई गई है और आप बीच में क्यों बोले? जब नेता प्रतिपक्ष खड़ा है, आसन बोल रहे हैं तो सुनिए, थोड़ा सुनने की आदत डालिए। जब आप बोल रहे हैं नेता प्रतिपक्ष खड़ा है, बैठ जाएंगे नेता सदन की भी तो कोई आसन की भी तो कोई मर्यादा है ना। अच्छा, एक मिनट बैठ जाइए सभी लोग। नेता प्रतिपक्ष एक मिनट बैठ जाइए। अब सुन लीजिए ना, ये देखिए, ये सदन की खूबसूरती है कि आसन की सम्मान के प्रति सभी सजग हैं और ये अच्छी बात है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। आसन सभी की बात को सुनेंगे, नियम के अनुसार समय भी देंगे। आप लोगों की ही बात को लेकर गंभीरता को देखते हुए कि प्रश्नोत्तर काल चले, सदन चले, दलीय नेता की मांग आपने किया, हमने दलीय नेताओं की बैठक रखे हैं, उस बैठक में सभी दल के नेता रहेंगे, वो वहां पर हम लोग सारे विषय पर बातचीत करेंगे। अब प्रश्नकाल को आगे बढ़ने दीजिए ताकि सदन के अंदर सदस्यों की और जनहित की विषय पर विचार हो। आपकी बात को हम लोगों ने सुना, आसन के प्रति हम लोगों का सम्मान है,
लेकिन ये बेहद जरूरी है। अगर हमारे पास कोई ठोस एविडेंस है तो उसको सदन के पटल पे रखा जाए। ये बिहार सरकार के मंत्री के ऊपर है महोदय आरोप। इनके पिताजी का नाम अर्जुन राय है महोदय, और इन्होंने अब एक मीडिया के बयान में इन्होंने ये जिक्र किया है, अध्यक्ष महोदय इस तरह से सदन नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, कोई तरीका नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से सदन नहीं चलेगा। ये कोई तरीका नहीं है। जो विषय आज के बिजनेस में तय है उस पर बात होनी चाहिए सदन में। वो आसन तय सदन करेगा। के महत्वपूर्ण बिजनेस को रोक के कुछ ऐसी बातें जो आप आसन के द्वारा बार नियमन देने के बावजूद भी इस तरह की अगर बातें हो रही, सदन सभी सदस्यों के लिए है, किसी एक व्यक्ति के लिए सदन नहीं है। आपने 2 मिनट कहा, 12:15 बजे हम अपने बात को रख करके हम बैठ जाएंगे महोदय। 2 मिनट आपने जिक्र कहा। बोलिए। मंत्री जी के पिताजी का नाम है अर्जुन राय, उन्होंने ये मीडिया में बयान दिया है। तो फिर एक चीज बता दीजिए नेता प्रतिपक्ष कि सोमवार को दलीय नेताओं की बैठक नहीं करें जब विषय आप एक मिनट अध्यक्ष महोदय, किसी माननीय मंत्री के संबंध में चलेगा इस तरह के सत्र में कोई विषय लाना उनके पिताजी के बारे में, और सब आसन को नियमन देना चाहिए। प्रस्ताव किसी के भी परिवार के लोगों के बारे में नहीं बोला जा सकता महोदय। उचित नहीं है। एक चीज ये गलत परंपरा हो रही है इस सदन में। बैठ जाइए सभी लोग। आप आसन का सम्मान नहीं कीजिएगा। आप सदन नहीं चलेगा महोदय। 2 मिनट का समय दिया गया। कोई नेता प्रतिपक्ष व्यक्तिगत नाम नहीं, जो लोकहित से जुड़े विषय है उस पर बात करनी चाहिए। नहीं लेंगे। देखिए, ऐसे भी पहले भी कहा गया है कि किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेंगे। कोई महोदय, ये कोई विषय आज लिस्ट ही नहीं है। ये शून्यकाल चल रहा है। सारे ये आसन को गाइड किया जा रहा है और किसी एक व्यक्ति के बारे में यहाँ बोला जाएगा, क्या हो रहा है? नहीं चलेगा इस तरह। क्या हो रहा है? बैठ जाइए नेता। क्या मजाक है? बैठ जाइए। नहीं चलेगा तो सदन को नहीं। आप लोग अपने अपने स्थान पर जाएं। माननीय सदस्य अपने स्थान पर जाएं। ऐसे नहीं सुना जाएगा। सभी दल आप अपने स्थान पर जाएं पहले। आप लोग अपने स्थान पर नहीं जाएंगे। एक चीज बता देता, सुनिए, आज सुनिए, आप सुन लीजिए माननीय सदस्यगण। सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।